हो गया। चलिए देखिए, आज हम बात करेंगे विद्युत सेलों का समांतर क्रम संयोजन। कल हम लोग पढ़े थे विद्युत सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। सेलों को हम श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ेंगे, तो इस पर हम लोग कल चर्चा कर लिए थे। ठीक है, आज समांतर क्रम संयोजन की बात करेंगे कि सेलों को हम समांतर क्रम में कैसे जोड़ें। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा कि सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक कैथोड जो पॉजिटिव होता है और एक एनोड जो नेगेटिव होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, जनरली आप सभी लोग ये वाला सेल देखे हैं। ठीक है, ठीक है, अब देखिए इस सेल में ये वाला टर्मिनल क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और ये वाला टर्मिनल, सही है। जितने भी सेल समांतर क्रम में आपको जोड़ना है, जितने भी सेल हैं जिनको समांतर क्रम में जोड़ना है, उन सभी सेलों का पॉजिटिव यानी कैथोड यानी हिंदी में धनात्मक इलेक्ट्रोड, चाहे उसको आप कैथोड कहिए, चाहे धनात्मक इलेक्ट्रोड कहिए, चाहे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कहिए, सबके धनात्मक टर्मिनल को, इलेक्ट्रोड को एक साथ जोड़ देंगे। ठीक है, सबके धनात्मक इलेक्ट्रोड को एक साथ क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, अब एक साथ जोड़ने का मतलब कि हमेशा डिजाइन ऐसे ही नहीं बनेगा। समझ में आ गई बात, हमेशा डिजाइन ऐसे ही नहीं बनेगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि धनात्मक जो है, जो इसका धनात्मक इलेक्ट्रोड है, वो एक जगह क्या हो, जुड़ा हो। अब इसके जुड़ने के कई तरीके हैं, हो सकता है तार यहां पर जुड़ा हो, सब ऐसे भी जुड़ सकता है ना, है? तो ये भी किस क्रम में आएगा, समांतर में आएगा। ठीक है, हो सकता है सब के सब इस तरह जुड़े हों, धनात्मक। ठीक है, इस तरह भी हो सकता है। तो अक्सर आप लोग क्या करते हो, ये डिजाइन दिमाग में सेट कर लेते हो। दिमाग में ये डिजाइन ना सेट करके दिमाग में ये सेट करिए कि सबका धनात्मक एक जगह जुड़ा होना चाहिए, चाहे वो इस तरह, चाहे इस तरह, चाहे इस तरह हो। और भी कई रूप हो सकते हैं। ठीक है, यहां पे लाकर तीनों का धनात्मक जोड़ दें। ठीक है, तो डिजाइन ना दिमाग में रख करके क्या रखना है कि उसके सभी धनात्मक जो टर्मिनल हैं वो सब एक जगह पे जुड़ा होना चाहिए, चाहे डिजाइन कुछ भी हो। ठीक, इसी तरह से सबका ऋणात्मक एक जगह होना चाहिए। जितने भी सेल हैं सबके ऋणात्मक एक जगह जुड़ा होना चाहिए, एक पॉइंट पर। एक जगह का मतलब एक पॉइंट, परिपथ के एक पॉइंट पर सभी सेलों के ऋणात्मक जुड़े होना चाहिए, और परिपथ के दूसरे पॉइंट पर सभी सेलों का धनात्मक जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो सभी सेल किस क्रम में हो जाएंगे, समांतर क्रम में। इसी को बोला जाता है समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, कुछ और नहीं इसमें दिमाग में रखना है, बस इतना कि जितने भी सेल समांतर में जुड़े होंगे सबका धनात्मक टर्मिनल जो है वो सब के सब एक पॉइंट पे जुड़ा होगा, और सभी सेलों का ऋणात्मक टर्मिनल दूसरे पॉइंट पर जुड़ा होगा। तो ये सभी सेल समांतर क्रम में हो जाएंगे। क्लियर? अब देखिए, ऐसे सेल हमने बनाया, लेकिन परिपथ में ऐसे सेल तो दिखाई नहीं जाते हैं। परिपथ में केवल इसका पॉजिटिव और नेगेटिव दिखाया जाता है। पॉजिटिव को बड़ा लाइन बना देते हो और नेगेटिव को छोटा लाइन, तो ये सेल ऐसे परिपथ में दर्शाया जाता है। ठीक है, अगर ऐसे बना है तो ये क्या है, सेल है। क्या है, सेल है, जिसका ये वाला और ये वाला नेगेटिव है। क्लियर? समझ में आ गया ना?
चलिए अब देखिए सेलों का समांतर क्रम संयोजन। सेलों का समांतर क्रम संयोजन, इसी को समूहन भी कहते हैं। ध्यान रखना, संयोजन को समूहन भी कहा जाता है। समूहन का मतलब ग्रुपिंग, ग्रुपिंग का मतलब एक साथ इनको रखना। तो एक साथ इनको किस तरह रखा जा सकता है? श्रेणी क्रम में रखा जा सकता है, समांतर क्रम में रखा जा सकता है, मिश्रित क्रम में रखा जा सकता है। तो अगर कहीं पर क्वेश्चन आता है कि विद्युत सेलों का समांतर क्रम समूहन क्या होता है, समूहन, तो समझ लीजिए समांतर क्रम संयोजन की बात कर रहा है वो। समूहन का अर्थ किससे है? संयोजन से है। ठीक है ना? हाँ, नहीं तो कंफ्यूज ना होइएगा थोड़ा भी। तो हम सेलों का समांतर क्रम संयोजन पढ़ेंगे तो हमने आपको पहले ही बता दिया कि जितने भी सेल समांतर क्रम में होंगे सबका धनात्मक टर्मिनल परिपथ के और सबका ऋणात्मक टर्मिनल परिपथ के दूसरे बिंदु पर। यहां लिख देंगे सभी सेलों का धनात्मक को क्या कहते हैं? कैथोड। क्या कहते हैं? सभी का धनात्मक यानी कैथोड परिपथ के एक बिंदु पर। ठीक है? सभी सेलों का धनात्मक यानी कैथोड परिपथ के एक बिंदु पर तथा ऋणात्मक ऋणात्मक का मतलब एनोड। ठीक है? कहां पर? परिपथ के किसी दूसरे बिंदु पर। ठीक है? जुड़ा हो तो इस संयोजन को, इसी को समूहन भी कहते हैं, को क्या कहेंगे? समांतर क्रम संयोजन। ठीक है ना? जितने भी सेल लगेंगे समांतर क्रम में, उसका नियम है कि सबका धनात्मक क्या करिए? एक पॉइंट पे जोड़ दीजिए और सबका ऋणात्मक दूसरे पॉइंट पे जोड़ दीजिए। ठीक है? तो वो सभी सेल समांतर क्रम संयोजन में कहे जाएंगे। अब मान लीजिए हमारे पास कुल n सेल हैं। ठीक है? कितने सेल हैं? n सेल। तो जब n सेल हैं तो सबका अपना अपना विद्युत वाहक बल होगा, सबका आंतरिक प्रतिरोध भी होगा। बिना विद्युत वाहक बल, बिना आंतरिक प्रतिरोध का सेल हो ही नहीं सकता। ठीक है? तो मान लीजिए कि आपके पास n सेल हैं। ठीक, ये देखिए, ये पहला सेल है। ठीक, इसका विद्युत वाहक बल कितना है? E वोल्ट, और इसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r। ठीक, इसी तरह से ये दूसरा सेल है, इसका भी विद्युत वाहक बल E वोल्ट और आंतरिक प्रतिरोध। ठीक,
अब बीच में देखिए डॉट डॉट, इसका मतलब समझ रहे हैं, इसके बीच में भी और सेल हैं इसी तरह से, ठीक है। सबका विद्युत वाहक बल E और आंतरिक प्रतिरोध R है, ठीक है। अब इन सभी सेलों का जो धनात्मक है, बड़ा वाला लाइन देख रहे हैं ना, उन सबको आप परिपथ के किसी एक बिंदु पर क्या करिए, तो इसको लाइए यहां जोड़ दीजिए, इसको लाइए, एक मिनट, इसको इसको ऐसे जोड़ दीजिए, ठीक है। सबके निगेटिव टर्मिनल को परिपथ के दूसरे बिंदु पे जोड़ देना है, यही करना था ना। ये देखिए, ठीक है। तो ये सभी सेल किस क्रम में हो गए, समांतर क्रम में, ठीक है। सबका धनात्मक एक पॉइंट पे, सबका ऋणात्मक दूसरे पॉइंट पे जुड़ गया। अब क्या करना है आपको, इन पॉइंटों को एक बाह प्रतिरोध से क्या करेंगे, जोड़ेंगे। भाई सेल जोड़ दिए तो सेल को जोड़कर किसी परिपथ में आप धारा प्रवाहित करोगे ना, किसी उपकरण में लगाओगे नहीं लगाओगे। सेल को जोड़ने का मतलब क्या है, किसी परिपथ में वोल्टेज अधिक करना हो या विद्युत ऊर्जा को बढ़ाना हो, तभी तो सेलों को जोड़ोगे। तो हमने सेलों को जोड़ दिया, अब जोड़ने के बाद हमें किसी परिपथ में विद्युत ऊर्जा का मान बढ़ाना या वोल्टेज को बढ़ाना है, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, यहां से तो एक उपकरण हम ले लेंगे। अब उपकरण कुछ भी हो सकता है जो विद्युत ऊर्जा से चले, उसको यहां पे जोड़ देंगे, ठीक है। तो जब जोड़ेंगे तो उस उपकरण का क्या होता है, प्रतिरोध, तो वही प्रतिरोध यहां पर हम क्या करेंगे, दर्शा देंगे। मान लिया उस उपकरण का प्रतिरोध कैपिटल R है, ठीक है। तो इस तरह हम सेलों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे और फिर इस पूरे समूहन को एक बाह प्रतिरोध R से क्या करेंगे, जोड़ देंगे। बाह प्रतिरोध R के जगह हम क्या लगाते हैं, उपकरण। R का मतलब है कि यहां पर कोई उपकरण लगा है जो इस सेलों से जो ऊर्जा मिलेगी उस ऊर्जा से ये उपकरण काम करेगा। तो जो भी उपकरण आप लगाएंगे उस उपकरण का ये प्रतिरोध है, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब देखिए, अब सेल जब धारा देगा तो ध्यान दीजिएगा, ये भी पॉजिटिव है, करंट ऐसे आएगा ना, बोलो, ऐसे करंट आएगा। सभी सेल करंट देंगे, ठीक। अब ये सब करंट यहां आकर मिलेगा, मिलने के बाद करंट ऐसे जाएगा, ठीक है। ऐसे, ठीक है ना।
अब देखिए इसमें सभी सेल मिलकर कितना धारा देंगे, उसी धारा का हमें कैलकुलेशन करना है। क्या वो धारा अधिक होगा, क्या वो धारा कम होगा, ठीक है। ये सारी चीजें हमें चेक करनी है। समांतर क्रम में अगर सेलों को हमने जोड़ा है तो उससे हमें क्या फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये जानना जरूरी है, ठीक है। नहीं तो फायदा क्या है हमको जोड़ने का। तो देखिए सबके विद्युत वाहक बल क्या है, E है। तो समांतर क्रम में वोल्टेज क्या होता है, समान होता है। इसका मतलब इस पूरे परिपथ का वोल्टेज क्या होगा, E होगा। अगर यही श्रेणी में होते तो ई एन बार जोड़ते तो एन नहीं हो जाता, लेकिन समांतर में एक सेल का जो वोल्टेज होगा वही पूरे सेल का होगा, यानी पूरे इस परिपथ का वोल्टेज कितना होगा, ई। क्लियर। तो देखिए यहां पर लिखेंगे माना एन सेल चित्रानुसार समांतर क्रम में बाह्य प्रतिरोध R से क्या है, जुड़े हैं, ठीक है। मान लिया एन सेल चित्रानुसार समांतर क्रम में, ठीक है, बाह्य प्रतिरोध R से क्या है, जुड़े हैं, ठीक है। जिनके विद्युत वाहक बल क्या है, E वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध क्या है, स्मॉल R ओम है, ठीक है। इतना आपको लिखना पड़ेगा। एन सेल और सभी के विद्युत वाहक बल E और आंतरिक प्रतिरोध R, और सबके सब समांतर क्रम में जुड़कर बाह्य प्रतिरोध R से जुड़ चुके हैं, ठीक है। अब देखिए परिपथ का कुल वोल्टेज कितना होगा, परिपथ का कुल वोल्टेज, परिपथ का कुल वोल्टेज का मतलब विद्युत वाहक बल कितना होगा, E। कितना होगा, E। अब ये ना कहिएगा कि N है तो ई एन बार जोड़ दें, ये तब लगता है जब ये श्रेणी क्रम में जुड़े हों। समांतर क्रम में एक सेल का जो वोल्टेज होगा वही सबका होगा, ठीक है। तो विद्युत वाहक बल E वोल्टेज हो गया, ठीक है, परिपथ का। लेकिन आंतरिक प्रतिरोध किस क्रम में है, वो भी समांतर में है ना। जब सेल समांतर में है तो आंतरिक प्रतिरोध भी, तो देखिए सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है, सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध। तो ध्यान रखना आंतरिक प्रतिरोध निकालने के लिए हमें समांतर क्रम प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर सभी आंतरिक प्रतिरोध समांतर क्रम में है। तो इसको समांतर क्रम प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन के सूत्र से जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन का सूत्र क्या होता है बताओ, 1/, हम इसको R डैश लिख दे रहे हैं क्योंकि यहां पर R है, तो 1/R डैश बराबर यही होता है। हाँ ऐसे ही जोड़ते चले जाएंगे, कहां तक, N तक। N है ना, तो N तक हम इनको जोड़ेंगे ऐसे, समझ में आएगी बात।
अब देखिए ध्यान से, इसमें R1 R2 R3 सबका मान क्या है? R R R है ना, तो R1 के जगह हम क्या लिखेंगे? R, R2 के जगह R3 R, सबका प्रतिरोध R है ना। तो देखिए नीचे हर बराबर है, अब अंश को जोड़िए, एक 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 n बार कितना होगा? अरे भाई एक 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 10 बार जोड़ोगे कितना आएगा? 10। एक एक 20 बार जोड़ोगे तो एक एक 30 बार जोड़ोगे तो एक एक 100 बार, तो एक एक n बार n, वही होगा ना। तो यहां क्या हो जाएगा? n, यानी 1/r डैश बराबर n/r, लेकिन हमें केवल r डैश चाहिए, ठीक है, 1/r नहीं। तो r डैश जब निकालोगे तो है पलट जाएगा, तो r/n, ठीक है। तो इस सभी सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध इतना आएगा, ठीक। केवल सेलों के आंतरिक प्रतिरोध की बात हुई है, ठीक है। अब हम बात करेंगे परिपथ का कुल प्रतिरोध। परिपथ का कुल जब परिपथ के कुल प्रतिरोध की बात करेंगे तो ये परिपथ में आएगा ना, ये भी उसमें, तो कितना होगा? कुल आंतरिक प्रतिरोध R डैश और बाहर प्रतिरोध लगा है, दोनों जोड़ दीजिए। R डैश का मान R/+ R, तो ये निकल के आ गया पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध। अभी धारा नहीं निकला है, क्या निकला है? परिपथ का कुल प्रतिरोध। देखिए ध्यान से, चाहे श्रेणी क्रम संयोजन हो चाहे समांतर क्रम संयोजन हो, दोनों में आपको एक ही काम करना है, पहले सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध निकालना है, ठीक है, या उससे पहले सेलों का कुल विद्युत वाहक बल निकालना। अगर सेल श्रेणी क्रम में है तो जितने भी सेल होंगे विद्युत वाहक बल उतना गुना हो जाएगा। अगर 10 सेल हैं तो 10 E हो जाएगा, 50 सेल हैं तो 50 E हो जाएगा, n सेल हैं तो n E हो जाएगा। श्रेणी क्रम की मैं बात बता रहा हूं, लेकिन अगर वही सभी सेल समांतर क्रम में होंगे तो एक सेल का जो विद्युत वाहक बल होगा वही सबका हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हो, एक सेल का E है तो सबका E है, तो पूरे परिपथ का विद्युत वाहक बल E रहेगा। लेकिन अगर यही सब श्रेणी में होते तो हम उसको E लिखते नहीं, लिखते क्या लिखेंगे? NE। समझ में आ गई बात? अब बात आएगी आंतरिक प्रतिरोध का। श्रेणी क्रम में सभी सेल जब श्रेणी क्रम में होते हैं तो आंतरिक प्रतिरोध, कुल आंतरिक प्रतिरोध निकालने के लिए प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन का फॉर्मूला लगता है, R बराबर R1 + R2 + R3 लगता है ना। तो उसी सूत्र पर श्रेणी क्रम में सभी सेलों के आंतरिक प्रतिरोध को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? NR। R R R n बार तक कितना होगा? NR, ठीक है। उसके बाद परिपथ का कुल प्रतिरोध, तो परिपथ की बात जब कर लेंगे तो जो बाह्य प्रतिरोध है वो भी उसमें जुड़ जाएगा, ठीक है। तो दो चीजें ध्यान रखना है, चाहे वो श्रेणी हो चाहे समांतर हो, सबसे पहले कुल वोल्टेज निकालना है, कुल विद्युत वाहक बल, और दूसरा परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध। ये दो चीज जब निकल जाएगा तो धारा निकल जाएगी, धारा निकल जाएगी। जब तक कुल परिपथ का कुल प्रतिरोध और परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल, ये दो चीज नहीं मिलेगा आपको, तो आप धारा की गणना नहीं कर पाओगे। समझ में आया? तो श्रेणी क्रम में कैसे कुल विद्युत वाहक बल निकालना है, समांतर क्रम में कुल विद्युत वाहक बल कैसे निकालना है, श्रेणी क्रम में कुल आंतरिक प्रतिरोध कैसे निकालना है, समांतर क्रम में कुल आंतरिक प्रतिरोध कैसे निकालना है,
श्रेणी क्रम में परिपथ का कुल प्रतिरोध और समांतर क्रम का कुल प्रतिरोध। ठीक है, तो कुल प्रतिरोध और कुल विद्युत वाहक बल आपको चाहिए हर हाल में, ध्यान रखिएगा। यह तक हो गया। अब धारा की बात यहां से होगी, क्योंकि धारा का सूत्र है कुल विद्युत वाहक बल बटा परिपथ का कुल प्रतिरोध, ये न सूत्र है। तो ये सूत्र तभी लगाएंगे जब कुल विद्युत वाहक बल और परिपथ का कुल प्रतिरोध आपके पास होगा। तो पहले यही दोनों काम आपको करना है, पहले कुल विद्युत वाहक बल निकालना है और फिर परिपथ का कुल प्रतिरोध निकालना है। क्लियर? तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ें इसको। देखो इधर श्रेणी और समांतर में थोड़े सी अंतर है, ध्यान देना। वो है सेलों के विद्युत वाहक बल का। ठीक है, अगर 10 सेल श्रेणी क्रम है तो विद्युत वाहक बल 10 ई हो जाएगा, लेकिन अगर वही 10 सेल समांतर में है तो विद्युत वाहक बल केवल ई होगा। समझ में आया? उसको 10 ही नहीं लिखेंगे, ये जरूर ध्यान रखिएगा। समांतर क्रम में एक सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है वही पूरे परिपथ का विद्युत वाहक बल हो जाता है, लेकिन श्रेणी क्रम में अगर एक सेल का विद्युत वाहक बल ई है और 10 सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो 10 ई हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें धारा अधिक कब होगा, अब उस पर चर्चा हम करेंगे। देखो पहले देख लो, परिपथ में प्रवाहित धारा निकालना है। परिपथ में प्रवाहित धारा आई बराबर, सूत्र क्या होता है? आई बराबर परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल। तो परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल कितना आया था? ई। तो परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल बटा परिपथ का कुल प्रतिरोध, यही है ना? कुल विद्युत वाहक बल बटा कुल, तो कुल विद्युत वाहक बल इसका ई होता है, लिख दिया। और इसका कुल प्रतिरोध कितना है? आर बटा एन प्लस, तो ये लिख देंगे आर बटा एन प्लस आर। ठीक है, ये जो एन है ना है, इसका इसमें गुणा कर दो और एन को ऊपर भेज दो। ऊपर मतलब समझ रहे हो ना, अंश में भेजना है, कहीं और दिमाग ना लगाना। तो हो जाएगा क्या? एन ई आर प्लस एन आर, ये हो जाएगा। ठीक है, यानी समांतर क्रम में एन सेल जुड़े हैं तो सभी सेल मिलके इतना धारा परिपथ में क्या करेंगे? प्रवाहित करेंगे। अब हमको चेक करना है कि क्या ये धारा अधिक है या कम है, और अधिक है तो कब अधिक होगा, कम होगा तो कब कम होगा। ठीक है, इसके लिए हमें दो स्थितियां इसमें पढ़नी है। फर्स्ट स्थिति देखिए, अगर हम ये मान लें कि सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से कम हो, जो सेल जोड़े गए हैं समांतर क्रम में, अगर उनके अंदर का प्रतिरोध बाहर वाले प्रतिरोध की तुलना में क्या हो? कम हो जाए। और कितना कम हो जाए? बहुत कम हो जाए। डबल लेस का मतलब बहुत कम और सिंगल लेस का मतलब कम। ठीक है, यानी सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से बहुत कम हो। तो जब बहुत कम हो तो कम वाले को क्या करोगे? हाँ, तो आर को क्या करोगे? हाँ, छोड़ दो इसको, बहुत कम है नहीं। चलिए, तो जब इसको छोड़ दोगे तो धारा का मान कितना हो जाएगा?
बताओ, अगर आप इसको छोड़ दोगे तो एन ई बटे एन, सही है ना, एन से एन, तो आई बराबर ई बाई, बताओ कोई फायदा हो रहा है? नहीं, सभी सेल मिलके एक सेल के बराबर धारा दे रहे हैं। ठीक है, यानी समांतर क्रम में अगर आप सेलों को जोड़ते हो तो ध्यान रखना कि अगर उनके आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से कम है तो उन सेलों को समांतर क्रम में जोड़ने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि सभी सेल मिलकर एक ही सेल के बराबर धारा देंगे। ठीक है, इसका मतलब है अर्थात सभी सेल मिलकर एक सेल के बराबर धारा प्रवाहित करेंगे या देंगे, जो भी हो, जो आपको आसान लगे। ठीक है ना, क्लियर? देखिए, यही चीज जब आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से छोटा था श्रेणी क्रम में तो धारा n गुनी हो गई थी, लेकिन वही अगर श्रेणी क्रम समांतर क्रम में जोड़ दोगे तो धारा एक सेल के बराबर हो जाएगा। क्लियर? अब दूसरी स्थिति में देख लो। दूसरी स्थिति देखो, यदि हम ये मान लें कि जो बाह्य प्रतिरोध है R वो बहुत छोटा है, किससे? आंतरिक प्रतिरोध से। अब हाई छोटा हो गया इनसे, तो क्या छोड़ेंगे? कैपिटल R को छोड़ने पर, ठीक है, कैपिटल R स्मॉल r से क्या है? बहुत छोटा है, तो किसको छोड़ेंगे? कैपिटल R को। हाँ, कैपिटल R को छोड़ेंगे, स्मॉल r मत छोड़ देना, फिर उल्टा हो जाएगा। तो जब कैपिटल R को इस फार्मूला से छोड़ दोगे तो क्या बचेगा? I बराबर एन ई बटे, यही बचेगा ना। देखो, हाई छूट गया, यही बचा ना। इसका मतलब क्या है? हाई एन जो लिखा है यहां लिख लो, ऐसे लिख सकते हो ना। तो ये क्या बता रहा है? धारा एन गुनी हो जाएगी। एक सेल से जो धारा मिलेगा उस धारा का कितना गुना? एन गुना। अगर 10 सेल जुड़े हैं तो 10 गुना धारा हो जाएगी, अगर 20 सेल जुड़े हैं तो 20 गुना धारा। जैसे सेल जुड़ेंगे तय गुना धारा बढ़ जाएगी। कब? जब उसका बाह्य प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध से कम होगा, तब। अगर बाह्य प्रतिरोध ज्यादा हो गया आंतरिक प्रतिरोध से तो धारा एक सेल के बराबर हो जाएगी, लेकिन अगर बाह्य प्रतिरोध कम है आंतरिक प्रतिरोध से तो धारा एन गुनी हो जाएगी। समझ में आई बात? एन क्या है? सेलों की संख्या है, तो जितने सेल होंगे उतना गुना धारा हो जाएगा। तो इसका मतलब समझ में आ गया ना? अर्थात धारा एन गुना क्या होगा? प्रवाहित होगा। धारा कितना गुना होगा? एन गुना हो जाएगा। एक सेल की जो धारा होती है उसका एन गुना। ठीक? तो अगर आपको सेल को समांतर क्रम में जोड़कर अधिक धारा चाहिए तो ध्यान रखिए कि सेल का आंतरिक जो प्रतिरोध है वो बाह्य प्रतिरोध से अधिक रहे, बाह्य प्रतिरोध से अधिक रहे, या यूं कहें कि सेल का बाह्य प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध से कम रहे। यही कह सकते हैं ना। अरे फलनवा हमसे बढ़न बा तो हम यो कह सकते हैं कि हम फलनवा छोटन बाटी। दोनों तो बातें कही हुआ भाई।
हम कह सकते हैं ना कि बाह्य प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध से छोटा हो, या हम ये कह सकते हैं कि आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से बड़ा हो। समझे? तभी धारा n गुनी मिलेगी। अगर कहीं उल्टा हो गया, बाह्य प्रतिरोध ज्यादा हो गया और आंतरिक प्रतिरोध कम हो गया, तो आप कितना ही सेल जोड़ लेंगे, धारा आपको अधिक प्राप्त नहीं होगी। ठीक है ना? तो अब इसको नोट कर लीजिए।